जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे एक तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप भारत को साधने का प्रयास कर रहे थे G7 में, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारत को लेकर रशिया ने बड़ा ऐलान कर दिया। बताएंगे भारत में तैनात होंगे 3000 रूसी सैनिक। क्या है इसकी सच्चाई दोस्तों, क्या है जानकारी, कैसे अचानक फिर एक बार ये जानकारी लाइमलाइट में सामने आ चुकी है, साथ ही साथ आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, रशिया भी दोस्तों भारत से खरीदेगा ब्रह्मोस मिसाइल। क्या है इसको लेकर जानकारी। तो वहीं भारत आने वाले हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी। बताएंगे आखिर क्या रहने वाला है इनका मुद्दा दोस्तों। उधर सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर, भारत नेपाल सीमा पर 1155 पिलर हुआ गायब। नो मैंस लैंड को लेकर भी सामने आई टेंशन की बात दोस्तों। इतना ही नहीं, भारत के नए नियम से नेपाल की चाय फैक्ट्रियां हुई ठप, उत्पादन हुआ बंद। अब पाकिस्तान बांग्लादेश से उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आपको बताएंगे उससे भी बड़ी चौंकाने वाली जानकारी, बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी तैनात करेगा पाकिस्तान। चीन के दम पर रची बहुत बड़ी साजिश, कराची पहुंची नई हंगोर सबमरीन। बताएंगे 1971 के बाद पहली बार ऐसा करने जा रहा है पाकिस्तान। आखिर क्या है उसका मोटिव, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप भी भारत देश के संप्रभुता, अखंडता और भारत की बढ़ती ताकत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जहां भारत और रूस के बीच सैन्य डील। क्या तैनात होंगे 3000 रूसी सैनिक भारत में दोस्तों। आज की अभी की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत और रशिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य लॉजिस्टिक्स सपोर्ट समझौता हुआ है। इसे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट यानी रेलॉज भी कहा जा रहा है। इस समझौते पर दोनों देश कई साल से विचार कर रहे थे। इस साल जनवरी महीने से इस समझौते को लागू कर दिया गया है। जब यह समझौता हुआ था तब रूसी पक्ष ने दावा किया था कि इस डील के बाद भारत की जमीन पर 3000 सैनिक तैनात हो सकेंगे। उनका यह भी कहना था कि भारत के भी 3000 सैनिक रशिया में तैनात हो सकेंगे। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने इसे एक सैन्य समझौते के रूप में दिखाने का प्रयास किया। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस और भारत के बीच हुआ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट समझौता ठीक उसी तरह से है जैसा उसका अन्य देशों से है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट विभिन्न देशों के बीच एक मूलभूत सैन्य सहयोग समझौता होते हैं। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और बंदरगाहों का इस्तेमाल सप्लाई, रिपेयर और ईंधन लेने के लिए करते हैं। इस तरह के समझौते में यह भी प्रावधान होता है कि वे सैन्य अभ्यास, संयुक्त ट्रेनिंग, एक दूसरे के बंदरगाह पर अपने युद्ध पोत को भेजना और आपदा में मानवीय मदद के लिए कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में रक्षा सहयोग और सेनाओं के बीच सहयोग बेहद अहम है। इस तरह के समझौते से नौकरशाही के नियम कम होते हैं और काम आसान हो जाता है। रूस और भारत के बीच हुए इस समझौते में अधिकतम 3000 सैनिकों की अधिकतम सीमा तय की गई है। ये एक ऊपरी सीमा है जो यूनिट के आकार और दोनों पक्षों में आपसी सहमति से होने वाली गतिविधियों के दौरान आने वाले विमानों या युद्ध पोतों की संख्या को ध्यान में रखा गया है। रशिया के साथ हुआ यह समझौता 5 साल के लिए मान्य है। दोनों देश कितना साजो सामान और सैनिकों की तैनाती करेंगे ये आपसी सहमति से तय होगा। भारत की बात करें तो वो अमेरिका के साथ भी सैन्य अभ्यास करता है जिसमें सैकड़ों जवान हिस्सा लेते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत और रशिया के बीच हुए समझौते में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे से यहाँ अस्थायी रूप से सैनिकों की तैनाती करेंगे। भारत रूस डील में ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि भारतीय सैनिक आर्कटिक में रूसी सैन्य ठिकाने तक जा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है भारत और रशिया के बीच इस सैन्य डील को लेकर। हालांकि सच्चाई हमने आपको बता ही दिया है, जहां पर लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें, जानकारी ये भी है कि क्या अब रशिया जो है वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। भारत सप्लाई करेगा मिसाइल सिस्टम, प्रोडक्शन बढ़ाने पर बातचीत जारी दोस्तों। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख जय तीर्थ जोशी ने गुरुवार को कहा कि रशिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को शामिल करने का इच्छुक है और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके उत्पादन को बढ़ाने पर बातचीत चल रही है। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाए गए 100वें स्वदेशी बूस्टर को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद नागपुर में ENI से बात करते हुए जोशी ने कहा कि मॉस्को ने इस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है, जबकि ब्रह्मोस प्रोग्राम से जुड़े उसके पहले से ही औद्योगिक साझेदार मौजूद हैं। इस सवाल पर कि क्या रशिया अपनी सेना में ब्रह्मोस को शामिल कर सकता है, जोशी ने कहा कि बातचीत चल रही है। उन्होंने यही कहा है कि मेरे जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया है कि रशिया की सरकार इसे लेने में दिलचस्पी रखती है, लेकिन उनके अपने पहले से तय इंडस्ट्री पार्टनर है। हालांकि वे मौजूदा हालात के हिसाब से जरूरत को बढ़ाना चाहते हैं। हालात ऐसे हैं कि वे इसे ले सकते हैं। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या रशिया के लिए भविष्य में भारत से मिसाइलें सप्लाई की जाएंगी, तो जोशी ने संकेत दिया कि भारतीय इंडस्ट्री रशिया की मौजूदा प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने में भूमिका निभा सकती है। उनके पास
सुविधा है, लेकिन हो सकता है कि वो सुविधा काफी ना हो। उसे बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे और इसे भारत से सप्लाई करेंगे। ये बात ऐसे समय में कही गई है जब ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट में सफलता और ऑपरेशनल तैनाती के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा ध्यान मिल रहा है। इस मिसाइल को भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और रशिया के NPO मशीन नोस्ट्रोनिया NPOM से मिलकर बनाया गया है। जोशी ने कहा कि सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल की पहचान 25 सालों के डेवलपमेंट, टेस्टिंग और ऑपरेशनल तैनाती के दौरान बनी है। दोस्तों, ब्रह्मोस प्रमुख का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वियतनाम के साथ एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है। जोशी ने ANI को बताया कि डील पूरी होने से पहले बस कुछ मंजूरी मिलनी बाकी है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के कई दूसरे देशों के साथ भी बातचीत चल रही है। दोस्तों, उधर आपको बता दें नेक्स्ट बड़ी चौंका देने वाली खबर, भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री। अजीत डोभाल ने भेजा था बुलावा, ब्रिक्स में लद्दाख से हिंद महासागर तक होने वाला है कुछ बड़ा, बता दें। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा है, उसका हल निकालने के लिए चीन के विदेश मंत्री दिल्ली आ रहे हैं। जी हां, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी को इनवाइट किया था, जिसे बीजिंग ने कबूल कर लिया है। वांग यी आगामी 22 और 23 जून को दिल्ली की धरती पर होंगे। वो यहां ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं महाबैठक में शामिल होने आ रहे हैं। अब कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के दौरान लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर हिंद महासागर के गहरे समंदर तक के सारे सुलगते मुद्दों पर आर पार की बात होने वाली है। मौजूदा हालातों को देखकर साफ लग रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों की दिशा बदल सकती है। जी हां, भारत इस बार ब्रिक्स NSA बैठक की मेजबानी कर रहा है, इसीलिए भारत यानी डोभाल जी की तरफ से दुनिया भर के टॉप देशों से सुरक्षा सलाहकारों को न्योता भेजा जा रहा है। वांग यी सिर्फ चीन के विदेश मंत्री ही नहीं है, बल्कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। वो पार्टी की सबसे ताकतवर कमेटी यानी पॉलिटिकल ब्यूरो के बड़े मेंबर हैं और चीन में विदेश नीति तय करने वाले केंद्रीय आयोग के चीफ भी हैं। दोस्तों, यानी कि उनका रोल सिर्फ और सिर्फ विदेश मंत्री का ही नहीं है, बाकी काफी सारी जिम्मेदारियां उनके नाम हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब दोनों देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी आमने सामने होंगे। इससे पहले पिछले साल ही अगस्त में वांग यी ने नई दिल्ली का दौरा किया था, जहां उन्होंने विशेष प्रतिनिधियों SR की 24वीं बैठक में अजीत डोभाल जी के साथ लंबी बातचीत की थी। दोस्तों, ये बैठक सिर्फ लद्दाख की वादियों तक सीमित नहीं रहने वाली है। हाल के दिनों में हिंद महासागर में चीनी जासूसी जहाजों और सबमरीन की बढ़ती घुसपैठ ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चीन, श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों के बंदरगाहों का इस्तेमाल करके भारत के समुद्री रास्तों की जासूसी करने की लगातार फिराक में रहता है। ऐसे में अजीत डोभाल जी इस बैठक के दौरान वांग यी के सामने हिंद महासागर का मुद्दा उठाने वाले हैं। भारत चीन को यह साफ साफ समझा देगा कि अगर वो भारत के बैकयार्ड यानी हिंद महासागर में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन बंद नहीं करेगा तो भारत भी चुप नहीं बैठने वाला। समुद्री सुरक्षा को लेकर दोनों अधिकारियों के बीच होने वाली यह बातचीत बेहद गर्म होने का असर है। वही चीन भारत के रिश्ते यूं ही नहीं सुधरते हैं, बल्कि इसके पीछे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातों का बड़ा हाथ है। दोस्तों, पिछले साल कजान में हुई मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के इतर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठकें की थी। अब देखना होगा अजीत डोभाल जी चीनी विदेश मंत्री के सामने कौन कौन से बड़े मुद्दे उठाते हैं। रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सच्ची और बड़ी खबरें और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा। रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर, भारत नेपाल सीमा पर 1155 पिलर हुआ गायब। नो मैंस लैंड को लेकर भी सामने आई टेंशन की बात। दोस्तों, भारत नेपाल सीमा पर लगे पिलर का हाल यह है कि इनमें से 1155 पिलर गायब हो चुके हैं, वहीं 317 क्षतिग्रस्त हैं, वहीं 3771 पिलर अच्छी स्थिति में है। 100 पिलर का निर्माण कार्य अभी शेष है। बता दें भारत नेपाल सीमा प्रबंधन व सुरक्षा संबंधित विषयों मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में ये तथ्य सामने आया। बिहार में भारत नेपाल की 735 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसके तहत 7 प्रशासनिक जिले क्रमशः पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज तथा एक पुलिस जिला बगहा है। इन जिलों में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच स्थानीय जिला प्रशासन व SSB द्वारा की जा रही है। दोस्तों, जिसमें यह बड़ी जानकारी चौंका देने वाली बात सामने आई है। वहीं आपको बता दें कैसे नेपाल का लगाम खींच रखा है भारत ने, जिसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश से अब उम्मीद जताने लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाय फैक्ट्रियों को लेकर। दोस्तों, भारत के नए नियम से नेपाल की चाय फैक्ट्रियां हुई ठप। दोस्तों, नेपाल में चाय उत्पादन करने वालों लोगों ने बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा है कि वे गुरुवार 18 जून से अनिश्चित समय के लिए चाय का उत्पादन बंद करेंगे। इसकी वजह यह है कि भारत ने नेपाल से आने वाले चाय की जांच नियम और सख्त कर दिए हैं। भारत का कहना है कि वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि बाहर से आने वाली चाय भारतीय गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरे, यानी वे सिर्फ अच्छी हो। इस फैसले से नेपाल के चाय उद्योग को परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि भारत ही उसकी चाय का सबसे बड़ा खरीदार है। PTI
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा था कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए दूसरे देशों से आने वाली चाय की जांच को और सख्त कर दिया है कि आयातित चाय भारतीय मानकों के अनुरूप हो। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सी मुरुगन ने कहा कि हमने भारत में आने वाली सभी चाय की 100% जांच शुरू कर दी है, जिसमें नेपाल से आने वाली चाय भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत के इस छोटे से एक्शन ने पूरे नेपाल की चाय फैक्ट्रियों को प्रभावित कर दिया। दोस्तों वहीं इतना ही नहीं, चीन से नजदीकी बढ़ा रहा है नेपाल तिब्बत से काठमांडू तक कनेक्टिविटी ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत की चिंता बढ़ाने वाली बात है। दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। नेपाल और चीन अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में नेपाल ने चीन के साथ अपनी सीमा पर कई अहम परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने का फैसला किया है। चीन इन सभी विकास कार्यों को अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना का हिस्सा बता रहा है। वहीं भारत लगातार इस चीनी पहल को लेकर अपना विरोध जताता रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने अपनी भारत यात्रा के तुरंत बाद चीन का दौरा किया, जहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि काठमांडू प्रशासन सीमा पार कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देगा ताकि नेपाल को एक लैंड लॉक्ड देश के बजाय लैंड लिंक्ड देश के रूप में स्थापित किया जा सके। अब ऐसे में नेपाल में चीन की बढ़ती सक्रियता और निवेश भारत के लिए कई मोर्चों पर गहरी चिंता का विषय बनता जा रहा है। रणनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि चीन अपनी हिमालयी रणनीति के तहत नेपाल को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी मान रहा है, जिससे इस क्षेत्र में भारत के पारंपरिक कूटनीति और सांस्कृतिक प्रभाव को सीधी चुनौती मिल रही है। दोस्तों इसके अतिरिक्त नेपाल में चीन समर्थक राजनीतिक दलों का मजबूत होना और तिब्बत के मुद्दे पर नेपाल का सार्वजनिक रूप से चीन को आश्वस्त करना भी भारत के लिए परेशानी का सबब है। अब बीजिंग और काठमांडू के बीच सहयोग केवल पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये ऊर्जा, परिवहन, डिजिटल तकनीक और अन्य महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों तक अपना विस्तार ले चुका है। और यही सारे वजह है कि भारत ने नेपाल के लगाम को खींचा हुआ है। जहां तक हो सकता है भारत नेपाल को टाइटली ले रहा है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें चौंकाने वाली जानकारी, चीन के दम पर पाकिस्तान ने रची बहुत बड़ी साजिश। बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी तैनात करेगा पाकिस्तान। कराची पहुंची नई हंगोर सबमरीन। दोस्तों 1971 के बाद पहली बार ऐसा करने जा रहा है पाकिस्तान। भारत के लिए नई टेंशन की नई जानकारी। दरअसल साल 1971 के युद्ध में भारत के हाथों मिली करारी शिकस्त और बांग्लादेश के गठन के बाद से बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान का नामो निशान मिट गया था। लेकिन अब 55 साल बाद पाकिस्तान इस समुद्री क्षेत्र में फिर से अपनी नौसैनिक मौजूदगी दर्ज कराने की एक बेहद खतरनाक योजना पर काम कर रहा है। पाकिस्तान की इस नई रणनीति के केंद्र में है चीन में बनी उसकी अत्याधुनिक हैंगोर क्लास पनडुब्बी, जो हाल ही में कराची बंदरगाह पहुंची है। पाकिस्तानी नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि वे अब केवल अपने पारंपरिक तटीय इलाके यानी उत्तरी अरब सागर तक सीमित नहीं रहना चाहते। श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर एक कार्यक्रम के दौरान फ्लीट कमांडर कोमोडोर उमर फारूक ने खुलकर ऐलान किया है कि यह नई पनडुब्बी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी और इसके जरिए इस्लामाबाद बंगाल की खाड़ी में अपनी अस्थायी मौजूदगी बनाए रखने में पूरी तरह सक्षम हो जाएगा। पाकिस्तान ऐसी कुल 8 पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी में है। पाकिस्तानी नौसेना द्वारा अपनी इस नई पनडुब्बी का नाम हैंगोर रखना महज एक संयोग नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति है। दोस्तों इतिहास के पन्नों को अगर हम लोग पलटें तो आप देखिएगा कि 1971 के युद्ध के दौरान पुरानी पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS हंगोर ने भारत के युद्ध पोत INS खुकरी पर टॉरपीडो से हमला करके उसको डुबो दिया था, जिसमें कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला समेत 176 भारतीय जांबाज शहीद हो गए थे। हालांकि इस एकमात्र घटना से 1971 की जंग के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा था और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। आज इतने दशकों बाद उसी नाम को दोबारा दोहराकर पाकिस्तान अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाने और भारत को मनोवैज्ञानिक तरीके से एक संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि जैसा हमने उस समय डुबोया था वैसे ही अब आगे करेंगे। उस एक इंसिडेंट को लेकर मनोवैज्ञानिक गेम खेलता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। दोस्तों यह है नई रणनीति पाकिस्तान की। आपकी इस पर जो भी राय हो, अगर आप भी मानते हैं कि भारत इसका भी काट निकाल लेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा पाकिस्तान को, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिलहाल नेक्स्ट खबर बता दें। महीनों से चली आ रही जंग आखिरकार हो गई खत्म। अमेरिका ईरान के बीच डील हो गई साइन। दोस्तों तत्काल प्रभाव से समझौता हो गया लागू। बता दें अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिनों के युद्ध को समाप्त करने वाले ऐतिहासिक समझौते यानी MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस समझौते में मध्यस्थता का पूरा श्रेय लूटने की कोशिश में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। एक और जहां इस शांति समझौते से दुनिया को बड़ी राहत मिली है, वहीं पाकिस्तान की जल्दबाजी और बड़बोलेपन ने कूटनीतिक हलकों में उसकी
की फजीहत करा दी है। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के जनसंपर्क यानी PR अभियान की हवा निकाल दी है। पाकिस्तान ने इस शांति वार्ता को अपनी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाकायदा नेशनल असेंबली में खड़े होकर यह घोषणा कर दी है कि 19 जून 2026 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अमेरिका ईरान शांति समझौते पर हस्ताक्षर के लिए एक भव्य समारोह होगा और पाकिस्तान इसकी मेजबानी करेगा। लेकिन हवा हो गया मुनीर शहबाज का यह जिनेवा वाला PR स्टंट दोस्तों, क्योंकि ट्रंप ने ऑनलाइन ही कर दिए साइन। जो उसका मंसूबा था पाकिस्तान का वो सारा फेल हो गया। वहीं इस समझौते के आफ्टर इफेक्ट की बात करें तो समझौते का अमेरिका में कड़ा विरोध होने की संभावना जताई जा रही है। ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी एक बड़ा झटका प्रतीत होता है। समझौते का विवरण सामने आने के बाद नेतन्याहू को इजरायली मीडिया, विपक्ष और यहाँ तक कि अपने कुछ सहयोगियों की आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें, ओबामा प्रशासन के समय हुए परमाणु समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर पाबंदियों के लिए राजी हुआ था और उसने कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा किया था। ट्रंप ने बाद में अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया था। समझौता कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक ईरान को मिलने वाली कुछ रियायतें धीरे धीरे लागू होंगी और वे परमाणु वार्ता की प्रगति से जुड़ी होंगी। इन रियायतों में सभी प्रतिबंध हटाना और फ्रिज संपत्तियां जारी करना शामिल है। वहीं बता दें, ये थी की सारी बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।